हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज के बारे में। ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक बेस्ट 40 क्वेश्चंस हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे और ये है हमारे पास पार्ट 1। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इसमें वो सारे रहेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर से। तो आज डिस्कस करेंगे हम जनवरी 2007 का क्वेश्चन पेपर फॉर द नाइलेट O level। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ये है पार्ट 1 यहाँ पे, एंड पार्ट 1 में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आंसर रहते हैं। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा उस ऑप्शन को हमें फिलअप करना होता है इन द OMR शीट। जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी गई होंगी उनके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंड लॉजिकल और ऑपरेटर्स आर किस लिए यूज़ किए जाते हैं ये। So options are to compare two numeric values, combine two numeric values, compare two Boolean values, or combine two Boolean values. So the answer is to compare the two numeric values. Okay. Next है the break statement causes an exit. Break statement जो है, जो यूज़ की जाती है C लैंग्वेज में, वो क्या करती है? एग्जिट देती है, लेकिन कहाँ से? फर्स्ट ऑप्शन है ओनली फ्रॉम द इनर मोस्ट लूप, सेकेंड है ओनली फ्रॉम द इनर मोस्ट स्विच, या फ्रॉम द इनर मोस्ट लूप और स्विच, या नन ऑफ द अबव। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? तो ये देती है हमें फ्रॉम द इनर मोस्ट लूप और स्विच से एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अज्यूमिंग द वेरिएबल 1 हैज़ वैल्यू 20। में ये इस तरह से दिया गया है कि वेरिएबल 1 में वैल्यू असाइन कर दी गई है 20 की। तो व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड प्रिंट। तो ये कोड अगर रन होगा तो क्या आउटपुट आएगी? लाइक %d न्यू लाइन करेक्टर एंड देन वेरिएबल का डिक्रीमेंट है एंड यहाँ पे वेरिएबल का इंक्रीमेंट है। तो कौन सी आंसर है यहाँ पे? लाइक 2020, 1920, 2021 एंड 2122। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं तो ये मोस्ट ईजी रहते हैं, बस आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है यहाँ पे। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़ में। अभी तक 12 पार्ट आ चुके हैं जिसमें हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स सब डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो आउटपुट किस तरह से आएगी? जब ये प्रिंट में जाएगा तो ये %d है हमारे पास इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये है पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो पहला जो %d है, जो वैल्यू इसमें स्टोर होगी वो आएगी यहाँ पे। अब पोस्ट डिक्रीमेंट में जो वेरिएबल की वैल्यू है वो एज इट इज़ असाइन हो जाती है। अब यहाँ पे 20 है, लेकिन अगले स्टेटमेंट में जाने से पहले ये बन चुकी है 19। ओके, और ये है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट के केस में क्या हुआ? जो भी वेरिएबल 1 की वैल्यू थी, अब इस टाइम पे वैसे 19 है, लेकिन प्री इंक्रीमेंट की वजह से ये हो गई 20। पहले वैल्यू इंक्रीज हुई 1 के साथ और फिर जो है वेरिएबल 1 को असाइन हुई। तो आंसर क्या आया? 2020। ठीक है, डिक्रीमेंट बाद में हुआ इसलिए 20 ही रह गई। अगले में जाने से पहले 19 हुई और अगले में ये 1 के साथ इंक्रीज हो गई वापस, तो आंसर अगेन इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, when accessing a structure member, the identifier to the left of the dot operator is the name of the। यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास कि ये है इस तरह से, लाइक यहाँ पे लिखते हैं हम A.P। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये बोल रहा है कि लेफ्ट की तरफ को, इस डॉट ऑपरेटर के जो लेफ्ट की तरफ को वैल्यू है वो क्या है? तो वो है स्ट्रक्चर मेंबर, या स्ट्रक्चर टैग है, या स्ट्रक्चर वेरिएबल है, या कीवर्ड स्ट्रक्ट है। तो वो है हमारे पास स्ट्रक्चर का वेरिएबल। ठीक है, जो लेफ्ट साइड को रहेगा। जो राइट साइड को होते हैं वो उसके एलिमेंट्स होते हैं फिर। ठीक है, ये जैसे A है, ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर वेरिएबल, और जो B रहेगा वो रहेंगे इसके एलिमेंट्स डॉट के बाद। तो आंसर इज C1। फिफ्थ क्वेश्चन, अ स्टैटिक ऑटोमेटिक वेरिएबल इज यूज टू। स्टैटिक ऑटोमेटिक वेरिएबल जो है इसका यूज़ क्यों किया जाता है? इसका डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे टू कंजर्व द मेमोरी व्हेन अ फंक्शन इज नॉट एग्जीक्यूटिंग। कि ये कंजर्व करके रखता है मेमोरी को जब कोई फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव क्रिएट्स फंक्शंस लाइक मैक्रोज।
इनमें से कौन सा डायरेक्टिव है जो मैक्रोज को क्रिएट करता है? वो करते हैं यहाँ पे हैश डिफाइन। हैश डिफाइन भी जहाँ पे आपकी हेडर फाइल्स रहती हैं वहीं पे हम डिक्लेयर कर देते हैं। इसके साथ हम लेकिन उन वैल्यूज़ को असाइन करेंगे जो थ्रू आउट द प्रोग्राम एज इट इज़ रहेंगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन होगी आपके पास हैश इंक्लूड वाली, फिर std.h, conio.h, और यहीं पे एक और डिफाइन कर देते हैं जैसे हैश डिफाइन। अब जैसे हम आप लोग जानते होंगे कि इस तरह का सिंबल हम यूज़ करते हैं पाई के लिए, है ना। तो एक वेरिएबल ले लिया हमने पाई, ऐसे लिख लिया इसको, और इसकी वैल्यू असाइन कर दी हमने 3.14 यहीं पे। तो ये जो जहाँ भी अब आप पाई को एक्सेस करवाओगे इसकी वैल्यू डिफाइन होगी 3.14, तो जहाँ भी एक्सेस होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा, और ये होगी डायनामिक डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। तो द आंसर इज बी, hash define. Next is which format specification is used in printf statement to print the hexadecimal format? इनमें से कौन सा जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है जब हमें हेक्साडेसिमल नंबर जो है उनको प्रिंट करवाना है? तो क्या %i है, %c है, x है या u है? तो यहाँ पे आंसर है %x। तो बाकी के स्पेसिफायर किसके हैं ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये आज के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या रहेगी? अब देखो, जब आप इस तरह के प्रोग्राम हमारे पास एग्जाम में आएंगे और यहाँ पे अब आप इसी की गलतियाँ निकालना शुरू कर दो कि मेन का M कैपिटल है या प्रिंट एफ में P पीछे कैपिटल था, तो वो नहीं होता। मेन आपको बस इस लॉजिक से जो आपके पास आंसर आ रहे हैं आपको वो देखने हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास आउटपुट पूछ रहे हैं तो क्या आएगा, आंसर देख लेते हैं। 500 है, एड्रेस ऑफ PTR है, पॉइंटर दैट मीन्स, एंड कंटेंट्स ऑफ PTR या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब आप इसकी एक डायग्राम साथ के साथ ड्रॉ करते चलो। यहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास क्या, वेल, तो वेल लिख दिया यहाँ पे। वेल की वैल्यू कितनी हुई, 500, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, स्टार PTR। तो PTR को असाइन कर दी गई एड्रेस ऑफ द वेल। अब इसको हम एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे लाइक 2 दे दिया एड्रेस, तो ये एड्रेस है, ये वैल्यू है और ये नाम है इसका। तो PTR के पास क्या गया, PTR के पास आ गया एड्रेस ऑफ वेल। एड्रेस ऑफ वेल है 2, ठीक है। और इसका अगर हम एज्यूम कर लेते हैं एड्रेस हो गया लाइक 3, तो फिर से एक और है PTR1। PTR1 में किसका एड्रेस दिया, किसकी वैल्यू साइन की गई, PTR की, एड्रेस ऑफ PTR। तो ये हो गई यहाँ पे 3, ठीक है। अब एक पॉइंटर का मतलब था कि जो इस एड्रेस के ऊपर वैल्यू है तो 500 है। डबल स्टार का भी सेम मतलब है कि इसके एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है, लाइक पहले ने तो ये बोला कि जो 3 जो इसका एड्रेस है उसके ऊपर क्या वैल्यू है 2, और जो अगला स्टार यहाँ पे लगा है इसका मतलब है कि 2 के ऊपर क्या वैल्यू है। पॉइंटर जो है ये डीरेफरेंशियल ऑपरेटर जो है ये वैल्यू को लेता है एड्रेस के ऊपर जो लोकेट है। तो ओवरऑल 500 ही है ना। स्टार PTR1 के ऊपर, मतलब स्टार PTR में किसका एड्रेस था, PTR का, तो स्टार PTR1 का मतलब हुआ 2, ठीक। और डबल स्टार PTR1 का क्या मतलब हुआ कि इसके एड्रेस के ऊपर किसकी वैल्यू है, तो ये है 500। अब यहाँ पे आंसर देखो, printf वैल्यू इज इक्वल टू %d डबल स्टार PTR1। अब PTR1 के साथ जब एक स्टार लगा तो PTR के ऊपर जो एड्रेस था ये 3, मतलब ये इसकी वैल्यू है, तो ये किसका एड्रेस है, PTR का, तो ये वैल्यू आ गई एक स्टार के साथ। अब डबल स्टार जब लग गया तो अब इसके ऊपर किसकी वैल्यू है, 500, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर है आपके पास 500। नेक्स्ट साइज ऑफ द ऑपरेटर रिटर्न्स साइज इन बाइट्स ऑफ। कि साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो किसका साइज आपको रिटर्न करवाता है, टाइप का, जिस भी टाइप का डेटा रहेगा उसका। नेक्स्ट है द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। अब इस तरह की कोडिंग आती है आपको एग्जाम में मोस्टली, तो आउटपुट जस्ट देनी है एंड मार्क्स आपके हैं और श्योर हैं, इस केस में डाउट नहीं रहता अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन है यहाँ पे वेरिएबल इज इक्वल टू -1, ठीक है, -200 सॉरी। तो x में अब ये है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर,
कि वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या आपकी? नहीं है। नहीं है तो ये वाला पहला पार्ट हमारे पास ट्रू होता है और सेकंड पार्ट जो होता है वो फॉल्स होता है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज आप कंडीशनल ऑपरेटर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उसको एक बार ज़रूर चेक करना है इससे पहले। तो अब क्या हुआ कि -200 कंडीशन फॉल्स हो गई तो माइनस वैल्यू असाइन हो गई यहाँ पे, मतलब ये आपके पास आउटपुट में आएगी। तो आउटपुट क्या बनी? एक्चुअल में देखो माइनस इस वैल्यू का लगा हुआ है, वैल्यू में आपके पास है -200, ठीक है, -200। अब ये मैथमेटिकल का कंसेप्ट है कि माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो आंसर इज प्लस के 200 आपके। ओके, तो द ओवरऑल आंसर इज बी। और ये हो गया आपके पास 10 क्वेश्चन यहाँ। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। कंडीशंस फिर से सेम ही रहेंगी कि जो आपके मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसको फिलअप करना है इन द OMR शीट, जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी गई होंगी उनके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इज द हैश UNDEF डायरेक्टिव रिमूव्स अ नेम प्रीवियसली डिफाइंड विद हैश डिफाइन डायरेक्टिव। तो ये हो गया अनडिफाइंड और ये हो गया डिफाइंड। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये जो डायरेक्टिव है ये रिमूव कर देता है नाम को जो हमने इसके साथ असाइन करवाया था? यस, दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट इज द C प्रोग्राम कैन ओनली हैव वन कमांड लाइन आर्गूमेंट। इस C प्रोग्राम के पास ओनली वन कमांड लाइन आर्गूमेंट होता है। यस, ट्रू। द गो टू स्टेटमेंट कॉजेज कंट्रोल टू गो टू अ फंक्शन। गो टू स्टेटमेंट जो है ये कॉज करती है कंट्रोल टू गो टू अ फंक्शन। यस, गो टू जो है वो डायरेक्ट कर देता था और ये सारे डिस्कस कर चुके हैं हम पहले, इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो थियोरेटिकल पोर्शन है भी हमने डिस्कस किए हैं वो सारे एक बार ज़रूर चेक करना। क्वेश्चंस इसी तरह से रहेंगे आपके पास एंड श्योर शॉर्ट होते हैं। टफ लगता है C लैंग्वेज सबको, लेकिन ये ईजीएस्ट है सबसे। नेक्स्ट है इफ़ यू डोंट यूज अ रिटर्न टाइप इन द फंक्शन डिक्लेरेशन द कंपाइलर एज्यूम्स दैट द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। कि अगर आप डिक्लेयर नहीं करते तो कंपाइलर समझ लेता कि आपने कुछ नहीं रिटर्न करना। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, अगर हमने मेन डिक्लेयर करते हैं ना हमेशा प्रोग्राम में, तो हम मोस्टली यहाँ पे लिखते हैं वॉइड मेन, ठीक है। अगर यहाँ पे वॉइड नहीं लिखा है मेन फंक्शन के साथ तो ये क्या इसको क्या ये जूम करता है? उस केस में इसको ये कंपाइलर इंट मेन एज्यूम करता है और रिटर्न फिर वैल्यू आनी ही आनी है हमेशा। अगर वॉइड नहीं है, वॉइड की वजह से ही वो रिटर्न नहीं मांगता। आप बिना वॉइड के कभी प्रोग्राम को करना मेन के साथ ही, तो वो बोलेगा कि रिटर्न इज नॉट देयर, तो द condition is false. Next one is an array element is accessed using a dot operator. कि array के जो एलिमेंट हैं वो डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस किए जाते हैं? नहीं, स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट हैं वो लिए जाते हैं डॉट ऑपरेटर के साथ। Continuous statement skips all subsequent statement in the loop body and triggers the next iteration for the loop. Continuous statement जो है ये subsequent statement को skip कर देती है और trigger कर देती है next iteration of the loop के लिए। Yes, this one is true. Next is the strcmp string comparison function compares two strings irrespective of the case. Irrespective of the case ये compare करवाता है। Yes, this one is true. Next one is for loop allows a statement or compound statement to be executed at least once. For loop statement और compound statement को execute करवाता है at least once. नहीं, for loop नहीं था वो। तो इसका आंसर क्या है? अगर आपको वो कंसेप्ट अच्छे से आता है तो इसका आंसर देना ज़रा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया आज के इस वीडियो के लिए। तो कि फॉर लूप जो है वो एटलीस्ट वंस नहीं एग्जीक्यूट होती, लेकिन कोई ना कोई एक लूप है जो एटलीस्ट वन एग्जीक्यूट होनी ही होनी है। तो कौन सी लूप है वो? सेकंड नेक्स्ट इज द एफ रीड फंक्शन रीड्स फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम अ स्ट्रीम। यस, ये हम फाइल में पढ़ेंगे वैसे इन फंक्शंस को, बट हेयर द कंसेप्ट इज ट्रू। Next is in C, unsigned int can have maximum range of values between 0 to 65535. ये तो गलत है, लेकिन इसकी करेक्ट रेंज क्या है? थर्ड क्वेश्चन आज के लिए। मैच द फॉलोइंग में X में आपके पास फ्रेजेस दिए जाते हैं जिसको आपने मैच करना होता है Y की तरफ को, ठीक है। जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है मोस्टली वो आपने फिलअप करना है OMR शीट के ऊपर विद एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स। ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स क्या होती हैं? उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो है ये एक वर्ड आपके लिए अभी तक नया है, लेकिन
डेफिनेशन इनकी इसकी याद कर लो, यही है ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स, और स्ट्रक्चर के एलिमेंट को हम एक्सेस करते हैं हमेशा डॉट के साथ। इस तरफ को स्ट्रक्चर का नाम रहता है और इस तरफ को इसके एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पे जैसे ना हमारे पास कोई बुक है, तो वो एक हमने स्ट्रक्चर बना लिया इसका, तो बुक के साथ कितनी सारी चीज़ें एसोसिएट रहती हैं। बुक का नाम क्या है, तो बुक डॉट नेम, ये हो गया इसका, अब देखो बुक हो गया स्ट्रक्चर का नाम और नेम हो गया इसका एलिमेंट। फिर बुक का प्राइस क्या है, बुक का ऑथर क्या है, एडिशन कौन सा है, तो वो सारी अगर डिटेल हमें देनी है तो वो हम इसके साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज अ फाइल डू नॉट यूज्ड फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग। कौन जो फाइल हम जो नहीं यूज़ करते फॉर द टेक्स्ट प्रोसेसिंग, वो है हमारे पास बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल का यूज़ हम नहीं करते, है ना। नेक्स्ट वन इज रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व्ड वर्ड कौन से हैं, रिजर्व्ड वर्ड है हमारे पास कीवर्ड, जितने भी कीवर्ड हैं वो सारे रिजर्व वर्ड हैं। नेक्स्ट वन, अ वेरिएबल दैट कीप्स इट्स वैल्यू इवन आफ्टर प्रोग्राम एग्जिट द ब्लॉक इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। तो कौन सा, आंसर इज स्टैटिक वेरिएबल। ये है स्टैटिक वेरिएबल की डेफिनेशन। एक ऐसा वेरिएबल है जो वैल्यूज़ को प्रिजर्व करके रखता है अपने पास इवन आफ्टर द प्रोग्राम एग्जिट द ब्लॉक इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड, ठीक है। ये दूसरी बार ये आज के ही क्वेश्चन पेपर में आ गई ये वैल्यू। एक में आपके पास डेफिनेशन थी और एक में यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में भी दे दिया ये सेम। नेक्स्ट वन, अ डेटा टाइप यूज्ड फॉर सर्विंग स्टोरेज एरिया। ये ऐसी डेटा टाइप जो स्टोरेज एरिया को सर्व करने के लिए यूज़ की जा रही है, वो कौन सी है, वो है टाइप चेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस बाय विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ये सबसे इजी है अभी तक और हमने अभी रिसेंटली इसको पढ़ा है। रिकर्जन कहते हैं उसे, जब कोई भी फंक्शन है जो अपने आप को ही कॉल करता रहता है, तो उसे कहते हैं रिकर्जन। नेक्स्ट वन, एन ऑपरेशन इन विच वैल्यू ऑफ वन टाइप कन्वर्टेड इनटू द वैल्यू ऑफ द डिफरेंट टाइप, उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं टाइप कास्ट करना, ठीक है। टाइप कास्टिंग का मतलब है टाइप हो गई डेटा टाइप और कास्ट करना हो गया कन्वर्ट करना। नेक्स्ट वन, एन ऑपरेटर एक्सप्रेस्ड इन 3 पार्ट एक्सप्रेशन। ऐसा ऑपरेटर जिसको 3 पार्ट में हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है, वो देखो यही वाला। फिर से क्वेश्चंस के आंसर सेम रहेंगे दिखना हर बार आपके पास, लेकिन किस तरह से वो पूछा जाता है वो डिफरेंट। पहले हम कंडीशन देते हैं, फिर कंडीशन को ये चेक करता है, एक इसका पार्ट ट्रू है और एक इसका पार्ट फॉल्स है। 3 पार्ट हो गए एक ही ऑपरेटर के। नेक्स्ट वन, अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स फ्लोइंग इनटू और आउट ऑफ द प्रोग्राम। स्ट्रीम होती है सीक्वेंस ऑफ द बाइट्स जिसमें जो बाइट हैं वो इनटू एंड आउट ऑफ द प्रोग्राम जो वो फ्लो करती रहती हैं। नेक्स्ट वन, एन एक्सटर्नल सोर्स फाइल दैट कंटेन्स डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। एक एक्सटर्नल फाइल सोर्स जो कंटेन करके रखता है डिक्लेरेशंस को भी और डेफिनेशंस को, वो कौन सा है, वो है यहाँ पे हेडर फाइल। देखो अब वही चीज़ फिर से क्वेश्चन घुमा के पूछा है, लेकिन हेडर फाइल होती है जैसे इंक्लूड हमारी std.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स हैं, तो उनको कंटेन करके रखते हैं ये एक्सटर्नल सोर्स, है ना। मेन प्रोग्राम से ही इसलिए रीड करना प्रोग्राम शुरू करता है, उसके बाद चेक करता है हेडर फाइल्स इंक्लूड हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर वो प्रोटोटाइप की एरर्स देना शुरू कर देता है। तो ये हो गया अभी तक हमारे पास 30 क्वेश्चंस, और कितने आपके करेक्ट होते जा रहे हैं ज़रा चेक रखना है इसके ऊपर। नेक्स्ट वन, ईच स्टेटमेंट बिलो हैज़ अ ब्लैंक स्पेस। अब ये है फिलिंग द ब्लैंक्स के 10 क्वेश्चंस विद 15 ऑप्शंस। कितने इनमें से आपके करेक्ट होते हैं, आंसर ज़रूर देना। कोई कमेंट बॉक्स में लिखता नहीं है वैसे इस चीज़ कि आपके कितने करेक्ट हैं। ये अपने लिए ये ऑनेस्टी है, और आप ही अपने आप को इम्प्रूव करोगे जब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इसके आते रहेंगे, तो अपने मार्क्स को देखते चलना आप कितने अच्छे से इम्प्रोवाइज करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज द एक्सप्रेशन 11 मॉड्यूल 3 इवेलुएट। क्या इवेलुएट करके देगा ये, तो अगर डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं है तो जनरली एज्यूम करना है कि वो इंट ही है फिर वहाँ, और इंट है तो देखो जो रिमाइंडर बचा होगा वही रहा, तो 3 3 is 9, 2 इज रिमाइंडर, आंसर इज जे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन अ 32-bit सिस्टम फ्लोट डेटा टाइप विल ऑक्यूपाई। तो क्या ऑक्यूपाई करता है, ये ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट्स, ठीक है। तो आंसर फॉर द सेकेंड इज बी। नेक्स्ट वन, द क्लोजिंग ब्रेसेस ऑफ अ स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय। क्लोजिंग ब्रेसेस एक स्ट्रक्चर की जो होती हैं वो
किस तरह किसको फॉलो करती हैं, या किसी भी, जैसे मोस्टली ये आंसर यही रहता है, टर्मिनेटर होता है सेमी कोलन, और यहाँ पे भी ये सेम ही बात पूछना चाह रहे थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग हैज़ द रिटर्न टाइप। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से, कि ऐसा फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, उसकी रिटर्न टाइप क्या डिक्लेयर हो रही होगी, तो वो है void यहाँ पे, है ना। अगर void डिक्लेयर है तो कोई रिटर्न नहीं जाता उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड कैन नॉट बी पास टू अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, कि ये कोई चीज़ है जिसे हम फंक्शन को पास नहीं कर सकते, तो वो कौन सी हो सकती है यहाँ पे। फंक्शन में वैसे हम हेडर फाइल को भी नहीं डिक्लेयर कर सकते, तो इट कुड बी आंसर, लेट्स सी। अगर किसी और का आंसर ये नहीं बनता है तो एच इसका आंसर है। तो नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन, एन इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर टू परफॉर्म एन एक्शन एट कंपाइल टाइम इज कॉल्ड, कि ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कंपाइलर को दी गई हैं जो एक्शन को परफॉर्म करेंगे जब कंपाइल हो जाएगा वो एक्शन या कंपाइल टाइम के ऊपर, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं फंक्शन। नेक्स्ट वन, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप का फंक्शन क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे, अब डिराइव डेटा टाइप का है यहाँ पे यूनियन, ठीक है। और भी अगर आपको याद है डिराइव डेटा टाइप के एग्जाम्पल्स तो लिखना ज़रा कमेंट बॉक्स में। दिस वन इज फोर्थ क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज एनमरेशंस। एनमरेशंस ये भी एक वर्ड है अब यहाँ पे, जो अभी तक आप डील नहीं कर किया है इसके साथ आप। तो एनमरेशन कैन बी इंटरनली ट्रीटेड एज, एनमरेशन को इंटरनली हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, तो इन्हें हम ट्रीट करते हैं एज इंटीजर्स। एनमरेटेड भी एक डेटा टाइप होती है। तो नेक्स्ट वन इज एक्सेसिंग अ डेटा ऑब्जेक्ट थ्रू अ पॉइंटर रादर देन डायरेक्टली बाय द नेम इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं यहाँ पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर, जिसमें हमें डाटा ऑब्जेक्ट जो हैं वो पॉइंटर थ्रू अ पॉइंटर, मतलब पॉइंटर के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, डायरेक्टली उसके नाम से एक्सेस नहीं करते, तो उन्हें कहते हैं हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज एन आइडेंटिफायर डिफाइन इन हैश डिफाइन प्रोसेसर डायरेक्टिव टू रिप्रेजेंट अनदर सीरीज ऑफ कैरेक्टर, क्या कहा जाता है उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे मैक्रो, ठीक है। तो आंसर इज एन। तो ये हो गए टोटल आपके पास 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में ये हमारा जैसे कि सब क्लियर है कि आज हमारा टेस्ट 1 ही था, तो अगर 15 भी आपके करेक्ट हैं तो दैट इज़ इनफ। तो आप होप करो कि आप पास हो जाएंगे, और पर सीरीज़ को फॉलो करना है, सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और क्वेश्चन जो नहीं आते हैं उनको ज़रूर पूछना है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। You can follow us on the Telegram to download the PDF file of this video, and you can also follow us on the Facebook. So stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.